वीडियो करने से आपने करती हूँ ऑन इसको भी, उस पे अटेंडेंस चल रही होती है ना स्टूडेंट्स की, पता चल जाता है। वो आपकी क्लासेस नोट ऐड बनी गई है, मिस वो जो है ना नाम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने एक पोर्टल पे किया हुआ था ना, उनको पता चल गया। क्योंकि मिस मुझे तो ऐसे पता नहीं चलता अब जो आया है या नहीं आया, या तो कोई टीचर बता, क्लास टीचर ऐसे बता देते हैं कि हमने जो है उधर क्लास ली हुई है, ये क्लास के बाद आगे बता जाते हैं। अच्छा, तो फिर मैं हैंड कर सकता हूँ, ऐसे में पता नहीं ना चलता। नहीं इसको हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Okay. First of all, we revised the previous lecture. क्या पढ़ा था previous lecture में? कुछ याद है? Revise किया हुआ है? Yes, ma'am. जी बताएं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, First of all, हमने पढ़ा था कि सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्लासेस जो आती हैं सबसे पहले हमारे पास आती है पेनिसिलिन, फिर उसके बाद होती है सेफ्लोस्पोरिन, और फिर मोनोबेटाम्स आते हैं, और कार्बापेनेम्स होते हैं। और फिर जो है सेफ्लोस्पोरिन में हमने उनकी 3 जनरेशन्स पढ़ी थी, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होती है। सेकंड जनरेशन जो है वो थोड़ी सी लेस इफेक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव के और ग्राम नेगेटिव के, इनकी इक्वल एक्टिविटी है तकरीबन। और थर्ड जनरेशन जो है वो ग्राम नेगेटिव के जो है अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। और इसी तरह जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है फर्स्ट जनरेशन की है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकंड जनरेशन में थोड़ी सी कम हो जाती है, और थर्ड जनरेशन में जो है तकरीबन नो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। फिर हमने पढ़े हैं जो अदर एंटीबायोटिक्स हैं, जो जो है जो हमने वेनकोमाइसिन पढ़ी थी, और साथ में हमने फिर बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास सेल्बेक्टाम आता है और टाजोबेक्टाम आता है। थैंक यू। अब कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? व्हाट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इज वेनकोमाइसिन? वेनकोमाइसिन इज द सेम सेल वॉल इनहिबिटर, ठीक है, बट व्हाट इज द चेंज of vancomycin, how it is different from the other antibiotics of this group में क्या आता है? जो फ्लो चार्ट है कि सेल वॉल इनहिबिटर्स जो हैं उनमें उसकी हेडिंग के अंडर सेफ्लोस्पोरिन्स पड़े थे, पेनिसिलिन्स हैं, ठीक है। तो वेनकोमाइसिन भी सेल वॉल इनहिबिटर है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कोई और बच्चा बताया? मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ कि आपने ये रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको फार्मा कभी भी नहीं आएगी। आप क्लास में जब पढ़ते हो फौरन अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द एग्जाम। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? किसी ने रिवाइज नहीं किया हुआ? मैम हमारा कल वाइवा था, इस वजह से रिवाइज नहीं कर सके। बच्चे कितने दिनों के बाद आज लेक्चर हुआ है? थर्सडे को था ना? मैम पीछे भी हमने वाइवा दिया, इस वजह से अब नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से स्टार्ट आएंगे। आपके कौन से वाइवा चल रहे हैं? मैम ये क्विज वाले ही वाइवा लेते हैं, पूरे चैप्टर के, वो भी बुक से याद करने पड़ते हैं। ओके, अब क्विजेस नहीं हो रहे ना, वाइवास हो रहे हैं? यस मैम, वाइवा हो रहे हैं, क्विज नहीं हो रहे। ओके बच्चे, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बतानी थी कि असेसमेंट प्लान हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि उस पे जो आपके क्विजेस होंगे ना, दैट आर नॉट द सिंपल क्विजेस, ठीक है, दे आर लाइक सिनेरियो बेस्ड क्विजेस, ओके। तो अब जो नेक्स्ट क्विज होगा वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगी, बट ये अपने माइंड में रखें कि अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट आता होगा तो ही आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको लेक्चर को इतना लैबोरेटरी फॉर्म में क्यों बताती हूँ, ताकि आपको हर चीज के बारे में नो हाउ हो। अगर किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इज लाइक, जैसे हम डिफरेंट पिक्चर्स देखते हैं डिफरेंट लेक्चर्स में, साइड इफेक्ट्स की देखते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जिस ड्रग का वो है साइड इफेक्ट है, ठीक है। इस तरह से वो जो स्पॉटिंग हुई थी एक पेशेंट के फेस पे बहुत ज्यादा, ठीक है, मैलर रैश था, वो जो फ्लशिंग हुई थी, दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ अनदर
टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह से सिनेरियो बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है, इन द क्विजेस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पिक्चर्स दी जा सकती है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि पिक्चर में क्या है, ये किस ड्रग की वजह से है, ठीक है। तो ये अब आपने जो प्रिपेयर करना है ना अपने लेक्चर्स को, अपनी टॉपिक्स को, वो इस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक। जो अब आप पे नेक्स्ट क्विज है वो मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह थर्सडे को, और उसके बारे में बता दिए, सिनेरियो बेस्ड होगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जितने टाइम लिमिट होगी, वो सब मैं आपको बता दूंगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज पहले सेशनल्स में ये होता था कि हम लोग क्विजेस एंटर करते थे, असाइनमेंट्स तो चलो वैसे ही रहेंगी जैसे अब आप दे रहे हो। सेकंड असाइनमेंट आपने थर्सडे से पहले मुझे सबमिट करवानी है, 10 दिसंबर से पहले। उसके अलावा जो मैंने सेशंस में ऐड करना है दैट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, आपने वो टॉपिक प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्म में असेसमेंट मैं प्लान कर रही हूँ सेशनल्स में। और फाइनल का आपको पता है ऑनलाइन में पहले भी जिस तरह से परसेंटेज डिसाइड की गई थी, उसी तरह से 40% का वाइवा है, ठीक है। और जो 20% है वो भी फाइनल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, वो प्रेजेंटेशंस भी हो सकती है, वो मैं आपको बता दूंगी। 1-2 दिन में मैं फाइनलाइज करके असेसमेंट प्लान LMS पे अपलोड भी कर दूंगी। नाउ टेल मी कि सबने LMS ओपन करके देखा था, लेक्चर्स उसमें आपको मिले हैं, जूम की रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स थे या नहीं, कि किसी ने भी नहीं देखा? जी बताएं। रूज फातिमा। यस मैम। बच्चे आपने देखा है LMS? बाकी बच्चों नो ने मैम, देखा मैंने है? LMS नहीं चेक किया मैंने। क्यों नहीं चेक किया आपने? अगर मैं मैम आपको मेल ना करूं लेक्चर्स, और मैं आपको रिकॉर्डिंग इस तरह से मेल में सेंड ना करूं, तो आपके पास किस तरह से आपको लेक्चर्स मिलेंगे, मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम मैम तब तो जी जी खोलेंगे बताएं LMS। अच्छा। मैम। मैंने देखा था, मुझे लेक्चर्स भी मिले वहां से। अभी मैंने इवन के लेक्चर स्टार्ट से पहले आपने भी हर सेक्शन में जाके लर्निंग एक्टिविटीज में जो टेबल बना हुआ है उसके एंड पे लिंक्स देखे थे? मैम मैंने मैंने आपको ट्राई लास्ट किया टाइम बताया था। पर मुझे नहीं यस मिला। मैम, उसके एंड में है लर्निंग एक्टिविटीज में। लर्निंग एक्टिविटीज में जी जी एक टेबल बना हुआ है, टेबल के एंड में अगर आप देखो तो हर सेशन में मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, हर सेशन में एक एक दो दो लेक्चर्स हैं, और जो सेशन 9 और 10 में मेरा ख्याल है अभी मैंने लास्ट वाला लेक्चर डाला है। जी ओके आप मैम। सबने आज जाके उसको देखना है, मेक श्योर करना है कि आपको वहां पे लेक्चर्स मिल जाते हैं और मुझे बताना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है? समझ आ गई सबको? अदरवाइज फिर मैं इस तरह से लेक्चर्स आपको सेंड करना बंद कर दूंगी। जितनी जल्दी हो सके उसको देखें, और असेसमेंट प्लान भी मैं 1-2 दिन में उसमें फाइनलाइज करके डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है? कोर्स आउटलाइन भी है LMS पे, वर्ड प्लान भी है, ठीक है? क्विज तो आपको बहुत इजीली मिल गया था ना स्टार्ट में, और कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो होगी वो मैं अनाउंसमेंट्स पे बिल्कुल स्टार्ट में डाल दिया करूंगी, वो आप इजीली चेक कर सकते हो, ओके? Now today's our lecture is about another type of antibiotics that are aminoglycoside antibiotics, ठीक है? Now, aminoglycoside antibiotics basically are the antibiotics which are obtained from the microorganisms. ठीक है? As you know that antibiotics are the drugs which are obtained from the microorganisms. Microorganisms जिनके against antibiotics होती हैं, उन्हीं से वो extract किए जाते हैं, उन्हीं से वो synthesize की जाती हैं, ठीक है? Antibiotics. And another important thing is that they are basically the group of natural और semi synthetic antibiotics, ठीक है? आपको पता है कि synthetically भी semi synthetically भी prepare की जाती हैं in the labs, और इसके अलावा natural source से भी antibiotics जो है वो acquire की जाती हैं। The important classification here of this class is systemic and topical. Now the important thing here is what is systemic antibiotic and what is topical antibiotic. Systemic antibiotics are those antibiotics which basically when enters into the body they act on every system of the body, ठीक है? पूरी body पे जो act करती हैं that are systemic antibiotics, ठीक है? And the class is the important ones are streptomycin, kanamycin, amikacin, tobramycin, ठीक है? But gentamicin is also very very important in this class. Another important thing here is what are topical, ठीक है? हमने डिवाइड किया है दो तरह से इन एंटीबायोटिक्स को, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को। सिस्टेमिक इफेक्ट्स वाली कौन सी होती हैं? जो बॉडी में पूरी बॉडी पे एक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। एंड द टॉपिकल आर द एंटीबायोटिक्स जो आप ऑइंटमेंट्स के तौर पे स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं कि जो आप पर ओरली नहीं लेते,
बट वो आप वैसे ही अप्लाई कर लेते हैं उस स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर जो ऑइंटमेंट्स होती है उसमें नियोमाइसिन होता है, दैट इज द टॉपिकल वन, ओके। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए कि ये किस किस फॉर्म में होती हैं, तो यू हैव टू टेल that aminoglycosides are the group of antibiotics which are obtained naturally and also prepared semi-synthetically, okay. And how we classify, how we divide these antibiotics into two types. They are like systemic antibiotics and topical antibiotics, okay. आवाज आ रही है सबको मेरी? yes. Yes, Okay, ma'am. another important, okay, shabash. Another important classification of aminoglycosides is they are obtained from, when they are obtained from streptomyces, which is a micro organism, ठीक है। तो they are like 4 types of antibiotics: streptomycin, paromomycin, neomycin and tobramycin. And when they are obtained from the microorganisms, which are basically spore forming microorganisms, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे भी ये ऑब्टेन की जाती है, दैट आर माइक्रोमोनोस्पोरा, ठीक है। और उससे जो एक्वायर की जाती हैं, सिंथेसाइज की जाती हैं, दैट आर जेंटामाइसिन, एमिकसिन एंड नेटलमिसिन, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफाई किया अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को हमने दो तरह से, एक वो है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से ऑब्टेन की गई एंड अनदर वन इज माइक्रोमोनोस्पोरा दैट आर स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, नाउ what is the basic history behind these antibiotics? Basically, the streptomycin is antibiotic, like they are used from many years in tuberculosis. TB के patients में streptomycin is the main drug जो दी जाती है, जो course anti-tuberculous drugs का होता है, उसमें streptomycin is a very very important drug. It is an old drug, first member of this class discovered in 1944, okay. And it is very very effective against tuberculosis bacilli, means कि they are very effective in tuberculosis, ठीक है। वैसे तो टीबी के पेशेंट्स को और भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, पायरेजिनामाइड होती है, एथम्ब्यूटॉल होती है, ठीक है, और रिफैम्पिसिन होती है। तो दीज आर ऑल द एंटीबायोटिक्स, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन इज वेरी वेरी ओल्ड, first member of this class that is discovered in 1944, okay. Neomycin then discovered in 1949, ठीक है, and it could not be used systemically. इसको आप systemically नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो टॉपिकल है उसमें नियोमाइसिन आती है, मींस नियोमाइसिन इज द ड्रग which is not given to the patients orally. आप बाय माउथ उसे नहीं देते, ठीक है, इसका कोई सिस्टमिक इफेक्ट नहीं है, ये टॉपिकल यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है, ओके। Okay, others have been discovered later, and all aminoglycosides are produced by soil actinomycetes, ठीक है। Okay, what is the source? They are basically prepared from the natural source, ठीक है, by streptomyces, or fermented from the Micromonospora purpurea. Micromonospora purpurea are the organisms which are spore forming organisms, जो spores बनाते हैं, ठीक है। Okay. And amikacin is the drug which is basically a first antibiotic obtained by chemical modification of kanamycin. Okay, now what is the properties of these drugs? They are salt, basically sulfate salts हैं, ठीक है, they are highly soluble in water, ठीक है, and they ionize in solution, not absorbed orally. इनकी एक important चीज क्या है कि जब भी आप इसे orally देते हो, by mouth देते हो, ठीक है, तो ये absorb नहीं होती, ठीक है, and they distribute only in extracellular fluid and they do not enter into the blood brain barrier. CSF में, cerebrospinal fluid में और brain में ये enter नहीं होती, ठीक है। all are excreted unchanged in the urine and all are bactericidal and more active at alkaline pH. Now the important thing here is how they inhibit the bacteria, ठीक है, how they kill the bacteria. They are also bactericidal in nature. Basically they decrease the protein synthesis in the bacteria by combining with 30 subunit of ribosomes, ठीक है। हमने हर एक एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी पढ़ी कि जैसे कुछ सेल वॉल के इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ में बीटा लैक्टेम रिंग होता है, ठीक है, और वो किस तरह से एंटीबायोटिक्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ठीक है। तो दे आर द एंटीबायोटिक्स बेसिकली व्हिच इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके।
But as you know that resistance is always developed against any type of antibiotic. The same is the case with this type of antibiotic also. Okay, but the very important thing here is these antibiotics are very toxic for the body, very toxic for the kidneys and also for the ears. आपके कानों के लिए, गुर्दों के लिए ये एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं. Therefore, we have to give this antibiotic very cautiously in the patients with renal diseases. अगर किसी पेशेंट को गुर्दों की, किडनीज का मसला है तो आपने ये एंटीबायोटिक बहुत कॉशियसली देनी है, इन द स्मॉलर अमाउंट देनी है, बहुत लंबे अरसे तक नहीं देनी. Now, what are the post antibiotic effect? आपने एंटीबायोटिक दे दी, अब अमाइनोग्लाइकोसाइड की अगर तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, विद इंक्रीज कंसंट्रेशन दे किल द बैक्टीरिया, and with the lesser concentration, minimum concentration, they decreases the growth of the bacteria. Okay, and they sometimes given in the single daily dose, and they are very effective in the single daily dose. आप multiple doses भी क्यों नहीं देते, in order to inhibit the adverse effects on the body like ototoxicity and nephrotoxicity. Now, what is antibacterial spectrum? कौन बताएगा क्या होता है antibacterial spectrum? आवाज आ रही है? एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या होता है? मैम जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं. फील करते हैं, ये देखते हैं कि ये ड्रग कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किस किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है. ठीक है, दीज आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट व्हिच दिस अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास इज इफेक्टिव. ठीक है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ये होता है कि ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब के अगेंस्ट ये ड्रग इफेक्टिव है. अगर सिट्रोबैक्टर है, एंटेरोबैक्टर इन्फेक्शन में इकोलाई, प्रोटियस, शिगेला, ठीक है, इनमें से आप 3-4 के भी नाम याद कर लेते हैं तो सफिशिएंट है. एंटीरोकोकाई मैंने आपको बताया था जो जीआईटी ड्रग, जीआईटी से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के ये ड्रग स्किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है. और अगर आप इतना भी बता देते हैं कि दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबिक gram negative bacteria, this is sufficient. Okay, now they are effective against gram positive bacilli, gram negative cocci. ठीक है, also effective against anaerobes. ठीक है, basically how this drug enters into the bacterial cell by these porine channels, but these porine channels are dependent upon energy. ठीक है, also oxygen dependent. तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की सबसे important और different चीज ये है from the other antibiotics that they are effective only फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑक्सीजन सप्लाई, जहां पे वेल ऑक्सीजन सप्लाई होगी वहां पे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इफेक्टिव होंगी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर मोर इफेक्टिव इन अल्कलाइन पीएच. अल्कलाइन पीएच का क्या मतलब होता है कि जो थोड़ी सी एसिडिक पीएच में ये इफेक्टिव नहीं होते. ठीक है, इसीलिए जब ओरली आप देते हो तो क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, एसिड्स होते हैं, तो ये ओरल फॉर्म में इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी इफेक्टिव ये होती है जब आप इसको इंजेक्शंस के फॉर्म में देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के फॉर्म में. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? दे आर बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स and they enters into the bacterial cell by transport of through the bacterial cell wall by these porine proteins. ठीक है, oxygen dependent active process के through. And another important mechanism of action is they bind to ribosomes, ठीक है, by the 30 subunits of ribosomes, and in this way they prevent the formation of protein synthesis. ठीक है, तो इनका मेन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है कि दे फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल बाय द पोरिन प्रोटीन्स व्हिच आर ऑक्सीजन डिपेंडेंट. ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दे अटैच विद द 30 सबयूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स इन ऑर्डर टू decrease or inhibit the protein synthesis in the bacteria. And in this way they are basically kill the bacteria and they are bactericidal in nature. ठीक है, now how resistance is developed? क्या होती है resistance? कौन बताएगा? The bacteria is actually resistant towards the receptors. अब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो पा रहा है.
शाबाश। when there are mutations in the receptors or receptor site जहाँ पे drugs ने act करना है, ठीक है। Another important thing, when bacteria make enzymes in order to break down that drugs, ठीक है, उन antibiotics को break down करने के लिए अगर वो enzymes बना लेते हैं, that is another way of resistance, ठीक है। और क्या होता है resistance में? या बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल जो है लेस परमिएबल हो जाए फॉर द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दिस इज अनदर वे। तो फेलियर ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन, फर्स्ट थिंग, म्यूटेशन ऑफ पोरिन चैनल्स, ठीक है, इन ऑर्डर सो डिक्रीज इन अमीनो ग्लाइकोसाइड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। Another important thing, if synthesis of metabolizing enzymes are formed by bacteria like acetyl transferase or this phosphotransferase, ठीक है, adenyl transferase, and mutations may alter ribosomal binding site for aminoglycosides. Means this is another important point in resistance, when the binding site of antibiotic with the ribosome subunit has changed, ठीक है। अगर mutation develop हो जाए राइबोसोम की बाइंडिंग साइट जो 30 सब यूनिट है, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ जो है अनदर वे ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर द फार्माकोकाइनेटिक्स? अब ये कौन बताएगा व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? ये टर्म क्या है? व्हाट इज दिस टर्मिनोलॉजी? what the body is going to ड्रग ने कैसे मूव करना है हमारी बॉडी में, how drug enters into the body, how it is और उसने metabolized, कैसे एक्ट करना है हमारी बॉडी में ठीक है, how दाखिल it is होकर। distributed in the body, ठीक है, and how it is excreted from the body, ठीक है। These are all the points are under the heading of this मींस pharmacokinetics. जिसमें Now पहले how it उसकी absorbs? एब्जॉर्प्शन, जी जी ठीक है। ओके, एब्जॉर्प्शन क्या है? बेसिकली हाईली आयोनाइज्ड है होती है ये ड्रग, नॉट अब्सॉर्ब्ड और डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं होती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इतनी सारी एंटीबायोटिक्स में से बस मैं आपसे यही पूछ लूं कि which antibiotic is not metabolized or absorbed from the gastrointestinal tract, that is aminoglycoside, ठीक है। इसकी जो रैपिड कंसेंट्रेशन बॉडी में डेवलप होती है वो होती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से, आईएम इंजेक्शन, ठीक है। और 30 to 60 मिनट्स में क्या होती है, इसकी कंसेंट्रेशन बॉडी में हाई हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और एक्स्ट्रा सेलुलरली ये 20 to 30% होता है, और हाई कंसेंट्रेशन इसकी होती है एंडोलेम्फ में, लिम्फेटिक्स में, ठीक है। लिम्फेटिक्स क्या होती है? लिम्फेटिक चैनल्स बॉडी में जिस तरह आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, तो लिम्फेटिक्स चैनल्स कौन सी होती हैं? जो बॉडी के एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रेन आउट करती हैं थ्रू थोरेसिक डक्ट टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है, एडिमा कॉज नहीं होने देती, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होती है। लिम्फेटिक्स का काम ये होता है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर एक्सेसिव जमा हो गया है तो उसको ड्रेन आउट करवा दे टुवर्ड्स द हार्ट। तो दैट इज व्हाई the higher concentration of aminoglycoside is in the endolymph and also in the renal cortex, kidneys में, ठीक है। इसलिए किडनीज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, किडनीज को अफेक्ट करती है ड्रग ज्यादा, ठीक है। ओके, बट द इम्पोर्टेंट हियर इज डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। आपको पता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ब्रेन की सर्कुलेशन और बॉडी की बाकी सर्कुलेशन के दरमियान में एक बैरियर होता है, ठीक है, जिससे ये पास नहीं करती और जिसकी वजह से इसके ब्रेन पे इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं, ठीक है, ये नहीं होते। इट मे क्रॉस द प्लेसेंटा, मींस कि आप इसे प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, अगर आप देंगे तो बेबी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीरस फ्लूइड्स लाइक साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल एंड पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? जो प्लूरल कैविटी में लंग्स के अराउंड एक कैविटी होती है और वो कैविटी बनती है थ्रू पेराइटल एंड विस्ट्रल पेरिटोनियम, ठीक है, उसमें भी इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। फिर एब्डोमेन में जो एक पेरिटोनियम की लेयर होती है, ठीक है, उसमें इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, उस फ्लूइड में भी इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। Now how it is excreted? It is excreted unchanged in the urine and main channel of excretion is through glomerular filtration, ठीक है। किडनीज के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होती है और इसकी एक्सक्रीशन ऐसी होती है कि अगर आपने ड्रग को बंद भी कर दिया है, ड्रग को स्टॉप कर दिया है, तो 2 to 3 वीक्स तक ये अभी भी होती है सर्कुलेशन में और ये एक्सक्रीट आउट होती है यूरिन में।
एल्डरली में आपने, बूढ़े लोगों में, छोटे बच्चों में ड्रग नहीं देनी, बहुत लो डोज में देनी है, ठीक है। और अगर आप अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं और आपने किडनीज का स्टेटस देखता है कि किडनीज में कोई इफेक्ट तो नहीं ज्यादा आया, तो आपने क्रेटिनिन लेवल किडनीज में करवा लेना होता है, ठीक है। अगर क्रेटिनिन लेवल किडनी का ठीक है तो इसका मतलब है कि आपको ड्रग को डोज को कम करने की जरूरत नहीं है। Okay, now what are the basic adverse effects of these drugs? These drugs are having a very high side effects, ठीक है। सबसे बड़े effects इसके किडनीज पे हैं, मसल्स पे हैं, इसके अलावा इनका इफेक्ट कानों पे होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी कर देता है, ठीक है। ईयर्स में वेस्टिबुलर और कॉक्लियर पार्ट को अफेक्ट करती है अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है, और इसको डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लाती है। तो इसके ड्रॉप्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड के ईयर ड्रॉप्स आपने नहीं देने होते, ठीक है। कॉक्लियर डैमेज कर देती है, ईयर में हेयरिंग लॉस कर देती है, हेयरिंग डिफेक्ट्स, डेफनेस, टिनाइटिस अपीयर्स, ठीक है। वेस्टिबुलर डैमेज हो जाता है, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस हो जाती है, निस्टैग्मस। नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होती है? किडनीज को अफेक्ट करना। जब ड्रग किडनीज को अफेक्ट कर रही होती है, किडनी की ट्यूबुलर डैमेज कर देती है, ट्यूब्यूल्स के डैमेज कर देती है, ठीक है। और another important thing is neuromuscular blockage, ठीक है। एसिटाइलकोलिन की रिलीज फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग्स डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पैरालिसिस हो सकता है, फॉलेज हो सकता है, या जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उसका अरेस्ट हो सकता है और सांस बंद हो सकता है। ये तब होता है जब आप इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन आपको पता है कि वो डायरेक्ट वेन में जाता है और डायरेक्ट जाके एक्ट करता है, बहुत फास्ट उसका एक्शन होता है, बहुत पोटेंट इफेक्ट होता है। तो समटाइम्स इसका इंजेक्शन अगर इंट्रावेनस दिया जाए, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी पेशेंट को आईवी इंजेक्शन लगा और उसकी सडन डेथ हो गई, ठीक है। तो वन ऑफ द कॉज ऑफ दैट सडन डेथ ड्यू टू आईवी इंजेक्शन इज दिस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन द मसल्स की जो मोटर एंड प्लेट होती है, जहाँ एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं जो फंक्शन करने के लिए मसल्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स को, उसके रिलीज को बेसिकली ये डिक्रीज कर देती है। और जब वो एसिटाइलकोलिन की ही रिलीज को कम कर देगी तो बॉडी के जितने भी मसल्स होंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मसल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स में अगर ये इफेक्ट आ जाए तो क्या होता है? पेशेंट का एपनिया हो जाता है। एपनिया होता है सडन स्टॉपिंग ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का स्टॉप हो जाना इज एपनिया। अब जब आप देखते हो कि आईवी इंजेक्शन देने से किसी पेशेंट को एपनिया हो रहा है तो आप उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो विद नियोस्टेगमीन। मींस नियोस्टेगमीन इज द एंटीडोट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। व्हाट इज एंटीडोट? कि अगर किसी ड्रग का इफेक्ट आ रहा है, बैड इफेक्ट, और आपने उसके इफेक्ट को इनहिबिट करना है तो आप उसका एंटीडोट देते हो, दैट इज नियोस्टेगमीन। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, अब पेशेंट केम टू यू, ठीक है, or a baby or a person came to you and in the emergency he or she has taken the IV injection of aminoglycoside and suddenly his or her respiration stopped, ठीक है, वो एकदम से उसको जो है उसकी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो गई है, तो what is the next step? So you have to tell there that the antidote of aminoglycoside is neostigmine. Neostigmine is the drug you are abruptly or very fastly given to that patient in order to survival of that patient, ठीक है। उसको एकदम से उसके सर्वाइवल के लिए क्या करने के लिए? मैम उसके एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए जो मतलब रेस्पिरेटरी अरेस्ट काज कर रहा है। शाबाश। रेस्पिरेटरी अरेस्ट को एकदम से आपने जो वो करना है, रिवर्स करना है, उसके लिए दिस ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नियोस्टेगमीन, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट ड्रग्स के एंटीडोट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आयरन है, जैसे आयरन की कोई बहुत ज्यादा गोलियां खा लेता है, कोई बच्चा आपके पास आ गया और वो उसने आयरन की बहुत सारी गोलियां खा ली हैं, उस पड़ी हुई है घर में, ठीक है, और वो खाकर आ गया, मींस कि उसको उससे क्या हो गया? टॉक्सिसिटी हो गई है, वो बच्चा अनकॉन्शियस हो गया। आप क्या करते हो? बाद दफा गैस्ट्रिक लिवाज किया जाता है, स्टमक वॉश किया जाता है, ठीक है। अगर काफी टाइम गुजर गया है तो आप क्या देते हो? फिर एंटीडोट देते हो, और आयरन का एंटीडोट जो होता है दैट इज डेस्फेरोक्सामीन, ठीक है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट ने बहुत सारी पैनाडोल की टैबलेट्स खा ली हैं, ठीक है, तो उसका एंटीडोट क्या है ये आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है, ठीक है। What is your home task? You have to tell me that if someone
took so many tablets और 2-3 जो उसने वो खा लिए हैं, जो पत्ते हैं पैराडोल के उसने खा लिए हैं, तो वो आपके पास इमरजेंसी में आया है, आपने एक तो उसका स्टमक वॉश कर दिया, अगर वो आपके पास सडन फौरन आ गया, और उसका एंटीडोट क्या होगा ये आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है. ओके ओके, नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड इंटरैक्शंस. आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है अमाइनोग्लाइकोसाइड. फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी भी रिस्क है इसका, अगर आप दोगे तो क्या होगा, बेबी पे इफेक्ट होगा, उसके कानों पे. डायूरेटिक्स के साथ आपने ड्रग्स नहीं देनी, एम्फोटेरेसिन बी के साथ आपने ड्रग नहीं देनी, वेंकोमाइसिन के साथ नहीं देनी, रीनल डैमेज को कम करने के लिए मिडिल एज में आपने नहीं देनी. ठीक है, आपने मसल रिलैक्सेंट्स के साथ नहीं देनी, क्योंकि इनका भी यही फंक्शन है कि मसल्स में ये और मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं. तो अगर आप मसल रिलैक्सेंट के साथ दे देंगे तो इसका बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट आएगा, पैरालिसिस हो सकता है, फॉलिड हो सकता है. ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड का जब भी आप इंजेक्शन दे रहे हो तो उस सिरिंज के अंदर आपने कोई और दवाई ऐड नहीं करके टीका लगा देना, इसके बहुत ज्यादा इंटरैक्शंस होते हैं विद अदर ड्रग्स. ठीक है. Okay, now an important drug of this class is streptomycin. ठीक है, आपने पहले जर्नली इस क्लास को देख लिया, इसका एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह एक्ट करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है. And now an important and oldest drug of this group is streptomycin, that is derived or that is discovered in 1944. ठीक है, and it is the main antibiotic for the treatment of tuberculosis. And also it is very very important for all these microorganisms also. ठीक है, E. coli, nocardia, enterococci, shigella, brucella, haemophilus ducreyi, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली हर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है. ठीक है, इसके अगेंस्ट भी हो जाती है. रेजिस्टेंस में फर्स्ट स्टेप या की म्यूटेशन होगा, द सेकंड स्टेप बाय एंजाइम्स. ठीक है. Now what are the pharmacokinetics of streptomycin? ये देखिए कितना अच्छा ये टेबल बना हुआ है, एक तरफ pharmacokinetics लिखे हुए, एक तरफ adverse effect लिखे हुए. Now what are the pharmacokinetics of streptomycin? कौन रीड करेगा इसको? मैं रीड करती हूँ. जी बताएं. फार्माकोकाइनेटिक्स में है, दे कैन नाइदर बी और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन गट, एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंजेक्शन साइट इन द मसल इज रैपिड and distributed extracellularly. Volume of the distribution is 0.3 liter per kg. Attains low concentration in the synovial pleural fluid. It is not metabolized, excreted unchanged in the urine, and plasma half-life is 2 to 4 hours. And adverse effects are vestibular. जी बताएं. वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं और ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी आर रेयर रैशेस, इओजिनोफिलिया, डर्माटाइटिस हो जाता है, पेन एट द इंजेक्शन साइट, एंड पेरिथियाज एंड स्कोटोमा आर ओकेजनल. प्रिपरेशंस जो है इसमें एम्बिस्ट्रिन 0.75 1 ग्राम ड्राई पाउडर पर वियाल. पर वायल, वायल क्या होती है, वो जो इंजेक्शन होता है, वायल में इंजेक्शन होता है, जो शीशे की इतनी सी वायल होती है. अब फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये ड्रग ऐसी है जो बॉडी में एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज होती नहीं है. जैसे हम कहते हैं ना कि लिवर में ये बेसिकली एक तो ओरल फॉर्म में देने में कभी इफेक्टिव नहीं होगी, IM IV इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन सिर्फ कहाँ पे हो जाती है, मैंने भी आपको बताया, एंडोलिम्फ में, रीनल कॉर्टेक्स में. इसी तरह से ये जो है वो जो साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं वहां पे इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है एनहांस, और ये अपना एक्शन करके अनचेंज्ड फॉर्म में ही यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है. ठीक है, और जब भी आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड के बारे में कोई भी पूछता है तो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए कि द एडवर्स इफेक्ट्स आर ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी. ठीक है, अगर कोई थर्ड पूछता है तो आप बताएं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी करती है ड्यू टू डिक्रीज इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन. ठीक है. ओके, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, जो इंजेक्शन साइट पे. हाँ जी मैम, यहाँ पे लिखा हुआ ना, अटेन्स लो कंसंट्रेशन इन साइनोवियल और प्लूरल फ्लूइड. जी जी, मतलब है मींस के वैसे तो जर्नली हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ा है ना कि ये साइनोवियल फ्लूइड्स में ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन डेवलप होती है, कि जैसे ड्रग आप लेते हैं तो जिस तरह साइनोवियल फ्लूइड, ये जो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन डेवलप हो जाती है ज्यादा, जिसकी वजह से आपने देखा है कि जो मोटर एंड प्लेट होती है एसिटाइलकोलिन की रिलीज को कम कर देती है.
ठीक है। और इसी तरह से प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, जो प्लूरल कैविटी होती है लंग्स के अराउंड विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम से जो बनी होती है, ठीक है, उसके अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में भी। बट स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो इन फ्लूइड्स में लो कंसंट्रेशन में होता है। जर्नली अगर देखा जाए तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इन फ्लूइड्स में होते हैं। ठीक है, समझ आई? यस मैम, थैंक यू। कंसंट्रेशन डेवलप होने का मतलब है कि देखिए ना, कुछ ड्रग्स होती हैं कि वो ब्लड में ज्यादा सर्कुलेट करती हैं, कुछ जाके एक्ट करती हैं कुछ ऑर्गन्स पे, कुछ के रिसेप्टर्स किसी स्पेसिफिक जगह पे होते हैं, लेकिन इनकी ये खास बात है कि एक तो ये जीआईटी में अगर आप पर माउथ लेते हो तो एक तो ये जीआईटी में जाके अब्जॉर्ब ही नहीं होंगी, और आईएमआईवी इंजेक्शंस में जब आप इसे दोगे तो इनकी कंसंट्रेशन इन फ्लूइड्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये क्या करती हैं, ये किडनी से जाके एक्सक्रीट आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है अनचेंज्ड फॉर्म। ओके, नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज प्रेगनेंसी बिकॉज दीज ड्रग्स क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, प्रेगनेंसी में आपने इसको नहीं देना, अगर आप देंगे तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या करेंगी, फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी कर देंगी, जो बेबी है इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसके कानों पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन के लिए द डोज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज 1 ग्राम IM OD और BD फॉर 7 to 10 days। अब आपने मुझे बताना है व्हाट इज IM, व्हाट इज OD, व्हाट इज BD। मैं बताऊं? जी जी बता दें, क्या नाम है आपका? मैम मुंजिला। जी जी, मैम IM यानी इंट्रामस्कुलर देंगे, शाबाश। और OD मतलब वंस अ डे जो है ना, एक दफा हम डे में हम देंगे, और BD का मतलब है 2 times in a day। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन में व्हाट इज द डोज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट scenario based question, like if the question is like a person came to you in emergency or admitted in the ward and he has acute infection, tuberculous infection समझ लें, ठीक है, acute infection, तो what is the treatment of choice, तो आपने लिखना है कि in acute infection ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस उस पेशेंट की क्या है, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, OD और BD फॉर 7 to 10 days। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज और हर इन्फेक्शन रेट, जो उसका आप कल्चर करवाते हो या आप कंसंट्रेशन देख लेते हो, उसकी कंडीशन के मुताबिक आप उसको किस तरह से एडवाइस करोगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दोगे या तो वंस इन अ डे या BD में फॉर 7 to 10 days। ठीक है, तो दीज आर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली। अब वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से हो सकते हैं। फिर इस तरह भी हो सकते हैं कि क्लोरामफेनिकोल है या कोई ऐसी आपको एंटीबायोटिक पूछी जा सकती है और उसकी जो रेजिस्टेंस के वेज हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से या एंजाइम्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे आर नॉट इफेक्टिव इन द जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी वहां पे इफेक्टिव नहीं होते, बिकॉज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरियल सेल में एंटर ही होते हैं उन पोरिन चैनल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो अगर तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, कोई बहुत इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है तो उसको अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगर किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो ये भी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो ये अपने माइंड में रखने हैं आपने ये सारे क्वेश्चंस। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है, दिया जाता है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में पेनिसिलिन के साथ भी दिया जा सकता है, एम्पिसिलिन वैनकोमाइसिन के साथ फॉर 4 to 6 weeks। ठीक है, प्लैग जो टाउन की बीमारी होती है, ठीक है, रैपिड क्योर हो जाता है इस ड्रग से 7 to 12 days में। ठीक है, और ये टुलरीमिया में स्ट्रेप्टोमाइसिन क्योर्स इट इन 7 to 10 days। तो यूजेस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन में ये 4 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो किन किन इन्फेक्शंस में effective है। Okay, now another important drug of this class is gentamicin. First of all, gentamicin is obtained from spore forming organisms. ठीक है, Micromonospora purpurea in 1964 and has become the most common antibiotic in acute infections. This is very important कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ name that drug which is
basically from the class of aminoglycosides which are obtained from spore forming organisms effective in acute infections. ठीक है, कि उसमें मैंने सारे पॉइंट्स रख दिए, आपको हिंट्स दे दिए कि aminoglycoside क्लास से वो ड्रग बिलोंग करती है, वो obtained होती है फ्रॉम द स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म से और इफेक्टिव है इन एक्यूट इन्फेक्शंस. तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो नहीं है ना, दैट इज जेंटामाइसिन. ओके, प्लाज्मा हाफ लाइफ इज 2 to 4 hours. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की फॉर्म में दी जाती है सेम एज स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है, ओके. How it differ from streptomycin because it is more potent. ठीक है, ज्यादा ये इफेक्टिव होती है, मोर पोटेंट होती है, ज्यादा फास्टली एक्ट करती है, मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट सूडोमोनास एरिजिनोसा के, प्रोटियस के, क्लैप्सिला, इकोलाई, एंटेरोबैक्टस, इसमें से 2-3 नाम भी कर लेते हो तो काफी है. ये इफेक्टिव नहीं होती अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, तो अगर उसी सिनेरियो को ले लेते हैं कि अ ड्रग विच इज वेरी a drug belongs to aminoglycoside group is very effective against acute infections but not effective against mycobacterium tuberculosis. ठीक है, तो obviously streptomycin तो mycobacterium tuberculosis के against बहुत effective है, तो वो क्या ड्रग होगी? जेंटामाइसिन. समझ आ गई? इस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. साथ साथ बताने का मकसद ये है जब पेपर सामने आता है उस पर कुछ पता नहीं चलता. समझ आ रही है? ओके. Also effective against Streptococcus pyogenes, not effective against Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae and some Streptococcus aureus. It is more nephrotoxic. ठीक है, ये किडनीज पे इसका इफेक्ट ज्यादा होता है. Now what are the uses? Use restricted to serious gram-negative bacillary infections, septicemia, sepsis, fever in immunocompromised patients. पेनिसिलिन के साथ भी नहीं यूज किया जाता है, सेफ्लोस्पोरिन्स के साथ भी यूज किया जाता है, पेल्विक इन्फेक्शंस विद मेट्रोनिडाजोल यूज किया जाता है. सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है ये. ठीक है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस विद पेनिसिलिन जीन और एम्पिसिलिन इनके साथ यूज किया जाता है. डोज क्या है? 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम फॉर 8 hours. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. नाउ व्हाट इज दैट? 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम. अगर किसी की डोज आपने सेट करनी है तो कैसे की जाएगी? जल्दी से बता दें, वो कितने मिलीग्राम की डोज होगी? मैम जितना केजी उसका बॉडी वेट होगा उसके शाबाश. 60 केजी का होगा तो 60 मिलीग्राम होगी. ठीक है, लेकिन देनी कैसे है एक दिन में? 8 hourly का क्या मतलब होता है? 24 hours का डे होता है ना, डे और नाइट. 4 times 8 घंटे बाद देने. 24 hours को 3 टाइम 4 टाइम में डिवाइड करोगे वो तो 6 hourly होगा ना. आई एम टॉकिंग अबाउट 8 hourly. मैम 3 टाइम्स अ डे. मैम 3 टाइम्स 2 डोजेस इंट्रामस्कुलर में दोगे. शाबाश. डोज की एडजस्टमेंट कैसे है? TDS में दोगे अकॉर्डिंग टू द वेट. अगर 60 kg का वो है अडल्ट तो आप 60 mg देंगे. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 8 hourly means TDS. Okay, these are other antibacterial spectrum of this drug. इस infections में भी यूज की जाती है, meningitis में, gram negative bacilli में और coliform infections में, topical infections में. ठीक है, burns में, wounds में, skin में, infections में. Now another important drug of this class is kanamycin, similar to that of streptomycin. ठीक है, even against mycobacterium tuberculosis भी effective है. Another important drug of this class is tobramycin. ठीक है, identical होती है gentamicin के, obtained from Streptococcus tenebrarius. ठीक है, amikacin के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें. ठीक है, they are also having the same effects, but the important thing is they are having more hearing loss occurs with amikacin. अब अगर इन ड्रग्स को मैं थोड़ा सा भी एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो कौन सी ड्रग इस क्लास की है जो मोर नेफ्रोटॉक्सिक है? वैसे तो सारी ही जेंटामाइसिन. ठीक है, एंड द ड्रग विच इज मोर ऑटोटॉक्सिक? एमिकासिन. ये एमिकासिन जो भी अभी पढ़ रहे हैं, ये देखो लेस टॉक्सिक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ कैनामाइसिन है बट मोर हेयरिंग लॉस अकर्ड ड्यू टू दिस ड्रग. यानी कि जर्नली अगर देखा जाए तो इस क्लास को तो ये ऑटोटॉक्सिक भी है, नेफ्रोटॉक्सिक भी है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी करती है. बट डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? कुछ ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है, कुछ ज्यादा ऑटोटॉक्सिक है. तो आपने ये चीजें इनमें देख लेने.
आप अब इस तरह से इसको मेमोराइज करें, एक जगह पे लिख लें ड्रग्स और देखें कि किसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब जेंटामाइसिन के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उसके डोज की एडजस्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन में डोज की एडजस्टमेंट कैसे करनी थी, कौन बताएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन की मैम इंट्रामस्कुलर देनी थी, वंस डेली या फिर ट्वाइस डेली। शाबाश। जेंटामाइसिन को अब हमने थोड़ा उसको देखा कि वो तो पोटेंट है, ज्यादा इफेक्टिव है, और उसकी डोज की एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट कर दी, ठीक है। और जेंटामाइसिन का स्ट्रेप्टोमाइसिन से एक डिफरेंस ये भी है कि जेंटामाइसिन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में नहीं देते टीबी के पेशेंट्स को, ठीक है। अब एमिकसिन का थोड़ा सा और डिफरेंट है। अगर टोब्रामाइसिन के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द सेम आइडेंटिकल ड्रग एज दैट ऑफ जेंटामाइसिन। अगर उसने सेम या उसने कह दी आइडेंटिकल विद दैट ऑफ जेंटामाइसिन, मींस कि जो जेंटामाइसिन की प्रॉपर्टीज हैं वही टोब्रामाइसिन की हैं, ओके। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज एक और है ये टोब्रामाइसिन में कि इसकी जो ऑटोटॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है प्रोबेबली लोअर है, ठीक है। ओके, नियोमाइसिन सबसे पहले तो मुझे ये बताया, जो शुरू में क्लास पढ़ी थी उसमें नियोमाइसिन सिस्टमिक है या टॉपिकल है? टॉपिकल। व्हाट इज मेंट बाय टॉपिकल, क्या मतलब होता है? टॉपिकल मैम उस पे ऑइंटमेंट की फॉर्म में हम दे सकते हैं, अप्लाई करते हैं the skin. सरफेस पे। This drug it doesn't have any systemic effects, ठीक है, first of all. And now what is the antibacterial spectrum of this drug? This is very important. It is wide, it is having wide spectrum against gram negative bacilli, some gram positive cocci. Pseudomonas and Streptococcus pyogenes are not sensitive. It is too toxic if given parenteral use. What is parenteral use? एक तो होता है ना ओरल तरीके से खा ली दवाई, व्हाट इज पारेंट्रल? मैम सबक्यूटेनियस आईवी आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस या इंट्रा वीनस इंजेक्शंस, ठीक है, दैट इज पारेंट्रल। तो नियोमाइसिन को कभी भी आपने पारेंट्रल यूज नहीं करवाना, इट इज टू टॉक्सिक, ओनली यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, लिमिटेड टू टॉपिकल यूज। नाउ डोज इज 0.25 to 1 gram. QID, what is QID? वाटर। QID को किस तरह से एडजस्टमेंट होती है डोज की, कैसे देते हैं, कितने आर्ली होती है ये डोज ड्रग की? 8 hours. No, it is 6 hourly, 4 times a day. TDS is basically 3 times a day, thrice a day, and that is 8 hourly, okay? Because as you know that पूरा जो एक दिन और रात होती है 24 hours को अगर आप 3 में डिवाइड कर लेते हैं तो that is 8 hours. Now the QID means that the drug is we have to give the drug 4 times a day. तो 24 hours को जब आप 4 times में डिवाइड करते हो तो that is 6 hourly, okay? अब आप यहाँ पे ये चीज बहुत गौर से नोट करें कि डोज उसकी आपने बहुत माइनर देनी है। अगर आपने उसे ओरल दिया दैट इज 0.25 पॉइंट्स में होगी ये डोज, और कहीं जाके 1 ग्राम तक होगी QID ओरल, एंड टॉपिकल जो ऑइंटमेंट में होती है वो 0.3 to 0.5% होती है जस्ट, ओके। Now, what are the uses of neomycin? Topical use in skin, eye, and external ear infections, combined with bacitracin or polymyxin B to widen the antibacterial spectrum and to prevent the emergence of resistant strains. Okay. Now, preparation क्या करनी है आपने? अगर आपने बाउल की सर्जरी करने लगे हो, बाउल क्या है? गट, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की सर्जरी करने लगे हैं, तो आप ये नहीं दे सकते हैं 1 ग्राम TDS में सर्जरी से पहले। हिपैटिक कोमा हो गया किसी पेशेंट को, हिपैटिक इनकेफेलोपैथी हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट जो है कोमा में चला गया है, लैक्टुलोज मोर प्रेफर्ड वैसे तो है, बट नियोमाइसिन इज अनदर ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। ब्लैडर इरिगेशन अलोंग विद पॉलीमिक्सिन बी। ब्लैडर इरिगेशन क्या होती है कि मसाने में अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसको उसमें इरिगेशन कर सकते हैं विद दिस एंटीबायोटिक, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स? रैशेस, ठीक है, इंटेस्टाइनल विलाई कर सकती है ओरल अगर देंगे तो। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट से क्या होगा? मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, ओके।
and it is excreted unchanged in kidneys causing kidney damage and ototoxicity. वो तो हमें पता है, ये पूरी क्लास ही जो aminoglycosides की है ये ototoxicity भी करती है और nephrotoxicity भी करती है, ठीक है. And in serous cavities causes apnea due to muscle paralyzing action. Okay, this is today's lecture. मैंने आपको एक होम टास्क दिया है कि what is the antidote of paracetamol. Now tell me what is the antidote of aminoglycoside. Neostigmin. Neostigmin. ठीक है. And what is the antidote of iron? Desferoxamine. ठीक है. And what is the antidote of paracetamol? N-acetylcysteine. शाबाश. N-acetylcysteine. ठीक है. ओके. चलें बच्चों अटेंडेंस लगवा लें. अहमद अली मलिक. अहमद अली मलिक. प्रेजेंट मैम. अकील अहमद खान. प्रेजेंट. अक्सा हैदर. प्रेजेंट मैम. उरूज गुल. अरूज गुल. अरूबा मुनव्वर. प्रेजेंट मैम. आतिका अफजल. Present, ma'am. आयशा मशल. प्रेजेंट मैम. बिस्मा आमिर. Present ma'am. फरहीन जफर. फरहीन जफर. फरवा रऊफ. फरवा रऊफ. फातिमा अजहर. Present. Present ma'am. ये दो लोग क्यों बोल रहे हैं? फातिमा अजहर. फरवा रऊफ. फातिमा जावेद. Ma'am, Farwar of present है. फजील इरफान. Hello. प्रेजेंट मैम. गुले लाला. प्रेजेंट. हाफिजा माजिद. Present. हफ्सा कलाम. Present. हाजरा आजम चौधरी. Present. हामिद महमूद अली. Ma'am. प्रेजेंट मैम. मानिया मसूद. Present ma'am. इकरा शौकत. Present ma'am. मैम फरवर ऑफ प्रेजेंट है, इसकी माइक का इशू आ रहा है, आपको आवाज नहीं जा रही इसकी. ओके. इसरा अब्दुल्ला. Present ma'am. जवेरिया गुल. जवेरिया गुल. जवेरिया अतीक. Present. मैम जवेरिया गुल के भी इंटरनेट का ही मसला है, उसकी क्लास कनेक्ट थी काफी देर से. ओके. कायनात इकबाल. Present ma'am. एक्सक्यूज मी मैम. मैम मेरी प्रेजेंट कर दीजिएगा. उस्मान इब्राहिम. मेरा फोन 2% पे है और वो फोन बंद होने वाला, मैं घर पे नहीं हूँ. क्या नाम है? उस्मान इब्राहिम. उस्मान इब्राहिम. जी मैम. ओके. किरण फिरदौस. Present ma'am. माहीन. Present. माहीन असलम. Present ma'am. मेसरा जावेद. Present ma'am. मेहरा आलिया. Present. मरियम इरफान. Present. मिदहाज अली. मिदहाज अली. मिराहिद फातिमा. Present. मोहम्मद अरसलान. मोहम्मद अरसलान. मोहम्मद बिलाल. Present. मोहम्मद फहद रफीक भट्टी. प्रेजेंट. मोहम्मद मोइनुद्दीन. यस मैम. प्रेजेंट. मोहम्मद सरवर मुनीर. प्रेजेंट मैम. मोहम्मद शाहिद मैम. रशीद. जी जी. प्रेजेंट मैम.
मैम मोहम्मद अरसलान प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं चल रहा। सर मोहम्मद अरसलान मैम मेरी अटेंडेंस लगानी। क्या कह रहे हो? अरसलान की तो लगा दी है। मोहम्मद सुफियान, प्रेजेंट। मोहम्मद वकास, यस मैम। मोहम्मद जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट मैम। नहजत जहरा, नूरुल ऐन खुरम, प्रेजेंट मैम। राफिया अरशद, मैम नेहसत का नेट का इशू है, आप उसका लगा दें। ओके ओके, रिक्शा मुबारक, प्रेजेंट। सना मुजाहिद, प्रेजेंट। सना सलीम, प्रेजेंट। सहर जहीर, प्रेजेंट। शीरी महक, प्रेजेंट। शेर अदनान, यस मैम। शीरी, प्रेजेंट। सुमन अकरम, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद अरशद रजा, प्रेजेंट मैम। सैयदा बिस्मा आमिर, सैयदा बिस्मा आमिर, सैयदा मैम दुआ ये भी फिजा। प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? मैम बिस्मा आमिर प्रेजेंट है, उसका शायद माइक नहीं चल रहा। सैयदा मोमना अली, प्रेजेंट। तजल्ला रफीक, प्रेजेंट। तैयबा हसन, प्रेजेंट मैम। तैयबा अनवर, प्रेजेंट। तहरीम अकरम, प्रेजेंट। तहरीम फातिमा, प्रेजेंट तहरीम मैम। फातिमा, तहरीम यासीन, तौकीर अहमद, प्रेजेंट मैम। उमैर शाहिद, प्रेजेंट। उमर नवीद मलिक, प्रेजेंट मैम। मुंजिला, प्रेजेंट। उरूज फातिमा, प्रेजेंट। उस्मान इब्राहिम, ये बच्चा कह रहा था पहले। यस मैम। जी मैम ओके, यही कह रहा उस्मान था। अनवर, ठीक है, उस्मान अनवर, प्रेजेंट। ज़ारा प्रेजेंट। अशफाक, ज़ारा अशफाक प्रेजेंट है। जरीशा अब्दुल मजीद, प्रेजेंट। उमा खान, प्रेजेंट मैम। ओके, मैम जी जी, मैम पैरासीटामोल का एंटीडोट एंड एसिटाइलसिस्टीन होगा ना? शाबाश, ठीक है, यही है। आपको आज ये एंटीडोट का बताने का मकसद ये था कि हमेशा सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक कि अगर कोई ड्रग बहुत ओवरडोज करके कोई पेशेंट आ गया है तो आपने उसको इमरजेंसी में किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। जी मैम। अगर कुछ भी नहीं आपको पता तो अगर तो पेशेंट फौरन आपके पास इमरजेंसी में आ गए हैं विद इन मिनट्स और विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, तो द बेस्ट ट्रीटमेंट इज आपने उसके गैस्ट्रिक लिवाज कर देना है, गैस जो स्टमक वॉश होता है एनजी ट्यूब डाल के। लेकिन अगर जी कोई मैम। बच्चा बहुत ज्यादा आयरन की गोलियां खा के कुछ घंटों के बाद आया है तो ऑब्वियसली अब उसके स्टमक में तो नहीं होंगी ना, कुछ घंटे गुजार कर घर पर आया है, वो आपके पास आया है, वो फेंट हुआ हुआ है, अनकॉन्शियस हुआ हुआ है, या उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसको ब्लडी डायरिया हो गया है, ठीक है। तो उसका जो आयरन का फिर एंटीडोट आप उसे लगाएंगे, दैट इज डेस्फेरोक्सामीन। अमाइनोग्लाइकोसाइड की पॉइजनिंग को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी पेशेंट को आईवी इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है, यू आर द डॉक्टर देयर, नर्स ने इंजेक्शन लगाया, पेशेंट को एक सडन उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, ठीक है, तो आपने फौरन से जो उसका करना है एंटीडोट उसको लगा के उसका सर्वाइवल बेहतर करना है, नियोस्टेक्टिन, ठीक है। नियोस्टिग्मा। हाँ, ये ड्रग्स में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी और इस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, समझ आ गई? यस मैम। मैम असेसमेंट प्लान एक दफा फिर बता दें। बच्चों असेसमेंट प्लान जो है वो मैं आज सभी डिसाइड कर लेती हूँ, आज या कल में मैक्सिमम एलेवेंस पे अपलोड कर दूंगी। उसके सेशनल्स में अगर तो क्विज एक तो मैंने ले लिया, ठीक है, अब जो क्विज नेक्स्ट होगा वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वाला क्विज होगा, ठीक है, और उसको मैं आपको बता दूंगी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। वो सिंपल क्विज नहीं होगा, कंसेप्चुअल होगा कि आपको कॉन्सेप्ट है अगर उस चीज का तो आप वो अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा सेशंस में एक मैं असेसमेंट, एक तो असाइनमेंट्स हो गई ना, असाइनमेंट्स तो आप दे रहे हो, अब सेकंड असाइनमेंट अब आपने 10 दिसंबर से पहले सबमिट करवा देनी है।
द थर्ड थिंग इज वो मैं प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी एक असेसमेंट रख सकती हूँ, जो आप अगर आपको मैं कोई टॉपिक देती हूँ तो आप उसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है, जूम की मीटिंग में स्केड्यूल कर लूंगी और आप वो प्रेजेंटेशंस मुझे दोगे कि किस तरह से आप किसी टॉपिक को प्रेजेंट करते हो। कोई भी एक ड्रग की क्लास अगर मैं आपको बता दूं तो आपने उसके साथ किस तरह जस्टिफिकेशन करना है, उसका ड्रग एक्शन, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इफ दैट ड्रग इज एंटीबायोटिक, ठीक है, क्लास की अगर वो ड्रग है, उसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशंस, ये सेशनल्स की बात कर रही हूँ। फाइनल जो 60% का फाइनल होता है, आपने ऑनलाइन में देखा था, फाइनल का 40% वाइवा ही है टिल नाउ, और जो 20% है दैट इज अनदर टाइप ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो कि थोड़ा हाई लेवल का सिनेरियो बेस्ड होगा, कि जिसमें ऑब्वियसली आपका पूरा कोर्स कवर हो गया होगा, तो किस तरह से आप उसे अटेम्प्ट करते हो। तो सेशनल्स में सिनेरियो बेस्ड लेने का मकसद है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, समझ आ रही है। और आप, मैंने जब ये अनाउंस किया है तो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली कैसे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, जैसे आज हमने माइलोग्लाइकोसाइड्स कवर किए हैं, तो आपको इसको घर जाके, घर पर ही हो, आपको अच्छे से एक दफा इसको रिवाइज अगर करोगे तो ये आपको आएगी, अदरवाइज अगर आप कुछ दिनों के बाद इसको खोलोगे तो ये आपको कभी भी याद नहीं रहेगी, ठीक है। मैम सेकंड क्विज कब है और कितने लेक्चर्स हैं? ये मैं आपको बता दूंगी थर्सडे को इंशाल्लाह, ठीक है। पहले मैं सेशन प्लान डिजाइन कर लूं, वो मैं आपको एलएमएस पे अपलोड कर दूं, फिर मैं आपको ना इसका बताती हूँ सिनेरियो बेस्ड क्विज का, ठीक है। मैम मेरी अटेंडेंस मैम मार्क कर लेकिन दें। लेक्चर्स भी नहीं कंफर्म आपको? क्या कह रहे हो? लेक्चर्स कितने होंगे? वही 6 to 10? बच्चे 6 to 10 हो सकता है, लेक्चर्स ना हो। लेक्चर्स में आप कुछ लेक्चर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है मैं वो दे दूं, कुछ एंटीबायोटिक्स वाली उसमें से लेक्चर्स ऐड कर दूं, और 2-3 उसमें से कर दूं जो हमने प्रीवियसली किए थे, तो वो मैं आपको बता दूंगा जी। मैम फातिमा की ठीक है, ठीक है। किसकी अटेंडेंस मार्क करनी है, क्या नाम है? फातिमा। तहरीम फातिमा। मैम 5 लेक्चर ही दीजिएगा। वैसे आपकी तो लगी हुई है, तहरीम यासीन की नहीं लगी हुई। अच्छा मैम, थैंक यू। 5 ही दूंगी लेक्चर, ठीक है, मैं बता दूंगी मैम। ओके मैम। जी जी मैम जो आप कह रहे हो कि जो क्विज होगा वो सिनेरियो बेस होगा, तो वो एमसीक्यूज टाइप होगा, मतलब ऊपर सिनेरियो और नीचे बच्चों वो सिनेरियो ऊपर होगा, नीचे आपको ऑब्वियसली ऑप्शंस ही क्लिक करना होंगे, बट जो कॉन्सेप्चुअल होता है उसमें आपको पता है कि आप बड़े ध्यान से उसका वो करते हो, ठीक है, ऑप्शन टिक मार्क करते हो, तो इसके लिए फिर आपको ज्यादा बेहतर तौर पे एक्सट्रैक्ट निकालना होता है उस लेक्चर का कि बेसिकली इसमें क्या है। अब देखो, अब ये जो क्लास मैंने आज आपको पढ़ाई है, इसको बार बार मुझे रिवाइज करने का क्या मकसद था कि एंड पे आप आके आर्ग्यू पता किस चीज पे करते हो, कि आपने कहा था कि माइलोग्लाइकोसाइड इज नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक। मैंने अब आपको ड्रग्स का बताया कि सम आर लेस ऑटोटॉक्सिक, सम आर मोर नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है एक ही क्लास के अंदर की ड्रग्स को। तो जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपके लिए वो करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए आप थॉरोली इसको पढ़ो और इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, फिर आप वो अटेम्प्ट कर सकोगे। समझ आ गई? मैम आप लेक्चर्स टाइम। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम